विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मंदरजा झेल में से कौन सी बात जो है वो हमारी मैनेजमेंट में नहीं आती या वो मैनेजमेंट के फंक्शन में नहीं आती। तो मैनेजमेंट के बारे में अभी मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसी तरह से उस प्लानिंग को फिर आगे पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है जो कि उस प्लान को लीड कर रही होती है और इसी तरह से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसकी इवॉल्यूशन कर रहे होते हैं कि आया हमने जो प्लानिंग की थी, आया उस प्लानिंग के मुताबिक हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। तो मैनेजमेंट में हमारे साथ प्लानिंग भी आता है, ठीक है, लीडिंग भी आता है और इसके साथ साथ कंट्रोलिंग भी आता है। लेकिन रिसर्चिंग जो है ये हमारे साथ मैनेजमेंट में नहीं आती। सो रिसर्च जो है ये हमारे साथ मैनेजमेंट के फंक्शन में नहीं आता, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर हमारे साथ MCQ 2 है जिसमें कहते हैं कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस यूनिट में हम डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल जो थ्योरीज है वो इसी मकसद के लिए जो है पेश की गई थी, प्रपोज की गई थी, ताकि हम हमारी जो मैनेजमेंट है ये इफ़ेक्टिव हो जाए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम आसानी से अचीव कर सके, ठीक है। तो इस मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज बनाई गई थी। तो हमारे साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि बहुत ज़्यादा एडॉप्टेबल है, लोग जो है उसको हर जगह पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उस थ्योरी को क्या कहते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो है किसने पेश की थी, ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो है हेनरी फेयोल ने पेश की थी और इस वजह से इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का फादर भी कहा जाता है, मतलब बानी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। MCQ नंबर 3 में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स मस्ट बी मेड बिफोर ऑल अदर्स, ठीक है। कहते हैं कि इब्राहिम मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड मॉडल पेश किया था, तो वो मॉडल जो है हमारे साथ 5 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हमारे साथ फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है, दूसरा हमारे साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, तीसरा हमारे साथ लव एंड बिलोंगिंग है, चौथी हमारे साथ सेल्फ इस्टीम है और पांचवी हमारे साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। जो पॉइंट मैंने आपको बताए इसको आप अपने साथ नोट करें। पहली हमारे साथ फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारे साथ सेल्फ सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी है। इसी तरह से तीसरी जो है हमारे साथ क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस है। चौथी हमारे साथ सेल्फ इस्टीम है और पांचवी हमारे साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ठीक है। तो MCQ नंबर 3 में कहते हैं कि मैस्लो जो हायरार्की ऑफ नीड मॉडल उन्होंने पेश किया था इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। आप लोगों ने इसको देखा भी होगा मेरे ख्याल में, इस तरह का एक पिरामिड है, ठीक है, जिसमें आपको जो है मुख्तलिफ जो क्लासेस है वो आपको बताई गई है, मुख्तलिफ लेवल है, ठीक है। तो कहते हैं कि मिसलो हायरार्की ऑफ नीड के मुताबिक हमारे साथ सबसे पहली नीड कौन सी होगी जो कि पूरी होगी या जिसको लोग जो है वो पूरा करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। वो हमारे साथ कौन सा है, फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड में हमारे साथ क्या आता है, आप सब दोस्तों को पता होगा कि हर इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है वो क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। मतलब ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड शेल्टर, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान, मकान मतलब चाहे आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा मौजूद हो, ठीक है, उसकी भी बुनियादी ज़रूरत यही होगी कि उसको खाना मिले, पीने के लिए पानी मिले और रहने के लिए उनको क्या मिले, घर मिले। इसी तरह से पहनने के लिए उनको कपड़े मिले, पहनने के लिए जो है उनको कपड़े मिले, ठीक है। तो ये हमारे साथ फिजियोलॉजिकल नीड में आती है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 4 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है तो उसके मंदरजा झेल 4 फंक्शन है हमारे साथ।
तो उन 4 फंक्शनल में से कौन सा फंक्शन जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में नहीं आती, तो वो हमारे साथ रेनफोर्समेंट या रेनफोर्सिंग हायरार्की जो है ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के फंक्शन में नहीं आती। इसके अलावा प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, इसी तरह से फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ प्रोमोटिंग इनोवेशन, ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के फंक्शंस में आती है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे साथ है जिसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट अप्रोचेस emphasizes the importance of human needs and motivation in the workplace। ठीक है, कहते हैं कि मंदिर झेल में से हमारे साथ वो कौन सी मैनेजमेंट अप्रोच है या मैनेजमेंट मॉडल है जिसमें इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उन काम करने वाले लोगों को जो है मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उनकी जो नीड है उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये कौन सी मॉडल में जो है ये बात की गई थी, तो ये जो है ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट जो है इसमें इस मॉडल में जो है ये बात की गई थी। ठीक है, कि जो हमारे साथ एम्प्लॉयज़ जहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है उनको मोटिवेट भी करें और इसी तरह से उनकी जो नीड्स है उसको भी क्या करें, पूरा करें। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ इसी वजह से होगी क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ की नीड्स का ख्याल रख रहे हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख रहे हैं, उनको आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो इस वजह से वो फिर बेहतर तरीके से अपना काम कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से एमसीक्यूज नंबर 6 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल। कहते हैं कि मंजिल में से कौन सी जो है हमारे साथ डिसीजन मेकिंग मॉडल की किस्म नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग मॉडल के हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, जिसमें हमारे साथ रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल आ जाता है, बाउंडेड डिसीजन मेकिंग मॉडल आ जाता है, इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग मॉडल आ जाता है, इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल आ जाता है, नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल आ जाता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग मॉडल आ जाता है। तो इसमें हमारे साथ जो टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल में नहीं आता तो वो हमारे साथ क्या है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग मॉडल है। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है ये हमारे साथ डिसीजन मेकिंग मॉडल के टाइप्स में नहीं आता। ठीक है, फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि मंदरजेल में से कौन सी जो है वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आती। ठीक है, कौन सी और कौन सा ऑप्शन जो है वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। ओके, तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या है, इनकरेज, वो है एम्फसाइज इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी। ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। बाकी इनकरेजेस एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब आप एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करें कि वो जो है चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स करें। ठीक है, इसी तरह से जो टीम वर्क है, मतलब मिलजुल कर जो है वो काम करे, इसको इम्पोर्टेंस दे। इसके अलावा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मुसलसल अपने जो काम है, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाए, तो ये हमारे साथ करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं किसके, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन जो ऑप्शन बी है ये हमारे साथ करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। ठीक है, MCQs 8 which of the following is not a key element of total quality management। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो की एलिमेंट है, ठीक है, उसमें हमारे साथ मंदरजा झेल एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन एक है जो कि हमारे साथ नहीं आता टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। वो क्या है, वो हमारे साथ सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग जो है ये हमारे साथ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में नहीं आता। बाकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है, किस तरह से उसको जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने टाइम पर अचीव करने हैं और किस तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी को हमने इम्प्रूव करनी है। तो ये सारे फंक्शन जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसमें आते हैं। ठीक है,
MCQs number 9. Which of the following is not one of the five basic principles of the contingency approach to management? कहते हैं कि मंदरजा झेल में से हमारे साथ जो फाइव बेसिक प्रिंसिपल है कंटिजेंसी थ्योरी के या कंटिजेंसी मैनेजमेंट मॉडल के, ठीक है। तो इसमें से एक हमारे साथ है जो कि कंटिजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी में नहीं आता, ठीक है। वो कौन सा है? वो हमारे साथ मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस दैट अप्लाइज टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात जो है हमारे साथ गलत है, ठीक है। मतलब ये है कि मतलब इस बात का ये है कि मैनेजमेंट जो है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, जो कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको एक जैसे ही फॉलो करेंगे। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी मैनेजमेंट प्लान होती है, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने उसूल होते हैं, ठीक है। तो वो उन उसूलों के मुताबिक काम करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी होती है, अपनी जो एफिशिएंसी होती है, उसको क्या करते हैं? उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, उसको एनहांस करते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ क्या आता है? ऑप्शन आता है। बाकी हमारे साथ जो कंटिजेंसी अप्रोच के बेसिक प्रिंसिपल है उसमें हमारे साथ एक प्रिंसिपल, एक बात ये भी बताई गई थी कि देयर इज़ नो बेस्ट वे टू मैनेज, ठीक है। वो मतलब यह है कि दुनिया में ऐसी कोई भी मैनेजमेंट प्लान नहीं है जो कि 100% आपको प्रोडक्ट दे, ठीक है, 100% आपको एफिशिएंसी दे। इसी तरह से मैनेजर्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल। मैनेजर्स जो होंगे उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे तो स्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ एम्प्लॉयर जो है वो फिर नहीं चल सकते। एम्प्लॉयर जो है वो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है, अपने स्ट्रिक्ट मैनेजर की वजह से, ठीक है। इसी तरह से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट बी टेलर्ड टू फिट द सिचुएशन। मतलब यह है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको जो है कुछ हद तक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है देनी चाहिए, ताकि वो सिचुएशन के मुताबिक जो है अपने आप को डाल सके, अपने आप को अडॉप्ट कर सके, और हर तरह के सिचुएशन में फिर वो आपको क्या करे? वो आपको रिजल्ट दे सके। तो हमारे साथ जो MCQs नंबर 9 है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। MCQs 10. Which of the following is not a type of leadership style? हमारे साथ लीडरशिप की मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। मतलब लीडरशिप के स्टाइल से मुराद ये है कि हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के लीडर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स का बुनियादी मकसद ये है कि हम किस तरह से अपने अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से हम उनसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं टाइम पर और आसानी से। तो इसके लिए हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं और उन तरीक़ों को नाम दिया गया है लीडरशिप स्टाइल का, जिसमें हमारे साथ ऑटोक्रेटिक, ये हमारे साथ एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें मैनेजर जो है वो क्या करता है? सारे डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के दौरान किसी किस्म की जो क्या कहते हैं मशवरा है वो अपने एम्प्लॉय से नहीं करता, बल्कि सारा मैनेजमेंट या प्लानिंग जो है वो सिर्फ मैनेजर करता है और फिर उस पर अमल करने के लिए एम्प्लॉयज़ के हवाले करता है। तो इसको ऑटोक्रेटिक कहते हैं। लेजीज फेयर जो, ठीक है, अच्छा, फिर हमारे साथ लेज सॉरी, अच्छा, ऑटोक्रेटिक का मैंने आपको बता दिया कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऐसी लीडरशिप स्टाइल होती है जिसमें जो डिसीजन मेकिंग और जो प्लानिंग होती है वो सिर्फ मैनेजर करता है, ठीक है। और इस प्लानिंग करने के लिए, इस डिसीजन करने के लिए वो किसी से मशवरा, किसी से बातचीत नहीं करता। तो इसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसके अलावा लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल, ये हमारे साथ ऐसी स्टाइल है लीडरशिप की, ठीक है। स्क्रीन किसको शो नहीं हो रही?
अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 10 में मैंने आपको कहा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का लेजेस फेयर लीडरशिप स्टाइल, ये हमारे साथ एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो मैनेजर होता है वो मुकम्मल तौर पर सारा इख्तियार जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दे देता है और उनको कहता है कि आप जो भी डिसीजन करते हैं आप करें और मेरा जो है इसमें कोई लेन देन नहीं है या इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। तो इस तरह की जो लीडरशिप स्टाइल होती है उसको लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। जबकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेसी से निकली हुई है। डेमोक्रेसी से मुराद ये है कि इसमें जितने भी प्लानिंग की जाती है, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो मैनेजर और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करके जो डिसीजन लेते हैं, तो इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ जो मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है वो हमारे साथ ऑटोक्रेटिक है और दूसरा हमारे साथ डेमोक्रेटिक है। जबकि लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल है ये जो है ये हमारे साथ इफेक्टिव नहीं होता, इसका फ़ायदा जो है ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलता ज़्यादा, ठीक है। तो जो लीडरशिप मंदरजेल में से हमारे साथ जो लीडरशिप के स्टाइल है वो तो मैंने आपको बता दिए। जो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमारे साथ लीडरशिप स्टाइल के टाइप्स में नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। कहते हैं कि मंदरजेल में से कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में पाई जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, ट्रांसफॉर्मेशनल जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन से निकली हुई है, मतलब ट्रांजिशन से निकली हुई होती है, जो कि क्या करते हैं एनवायरनमेंट को बिल्कुल चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर्स होते हैं इनमें ये खसूसियत पाई जाती है कि ये क्या करते हैं, इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू अचीव अ शेयर विजन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो है अपने अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या करते हैं, पहले तो अपने आप से उनको इंस्पायर करते हैं, अपनी अंदर जो क्वालिटीज़ उनमें होती है तो उन क्वालिटीज़ को शो करके अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मुतासिर करते हैं और फिर इसी तरह से उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इनक्रेज करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अपने जो आइडियाज़ है, अपनी जो प्लानिंग है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि हम सबसे जो बेहतरीन आइडिया है, जो बेहतरीन प्लानिंग है उसको हम क्या करें, अडॉप्ट करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको हम अचीव करने के लिए उसको क्या करें, एप्लीकेबल बनाएं, उस पर हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज नंबर 12, which of the following is not a type of power identified in French and Raven power taxonomy, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ पावर की बात हो रही है। कहते हैं कि जो फ्रेंच और रेवन पावर टिक्सोनॉमी में जितने भी पावर जो है वो बताए गए थे या आइडेंटिफाई किए गए थे, ठीक है, तो इनमें से एक हमारे साथ ऐसा है जो कि उस टिक्सोनॉमी में नहीं आता, तो वो हमारे साथ कैरिस्मेटिक पावर है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपर्ट पावर किसे कहते हैं, एक्सपर्ट पावर से मुराद ये है कि एक एम्प्लॉय है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अरसे से काम करने की वजह से उनके पास एक्सपीरियंस आ गई, उनके पास एक्सपर्टीज़ आ गई, उसके उनके पास जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, इसकी वजह से उनके पास नॉलेज भी आ गई है, एक्सपर्टीज़ भी आ गई है। तो इसी नॉलेज, इसी एक्सपीरियंस के बेस पर इसको जो है एक स्टेटस मिली है ऑर्गेनाइजेशन में, और इसी स्टेटस की वजह से वो क्या करता है, अपने अंडर काम करने वाले लोगों से क्या करता है, उनसे काम लेता है, उनसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो क्या करते हैं, पूरे करते हैं। तो इस तरह की जो पावर होती है इसको हम एक्सपर्ट पावर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से रिवॉर्ड पावर से क्या मुराद है, रिवॉर्ड पावर से मुराद ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड देते हैं, उनको इनाम के तौर पर क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। मतलब एक बंदा है उसने ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल को अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के बेस पर आपने उनको जो है रिवार्ड दिया, रिवार्ड के तौर पर मतलब आपने उनको प्रमोशन दी, आपने उनको प्रमोट कर दिया, ठीक है। तो प्रमोशन जो है ये एक रिवार्ड है उनके लिए, ठीक है।
तो उनको देखकर दूसरे जो एम्प्लॉयज़ है वो भी फिर उनकी तरह से मेहनत करेंगे, ठीक है। और इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उसमें बेहतरी आएगी। तो इस तरह की जो पावर होती है जिसमें रिवार्ड दिया जाता है लोगों को, तो उसको रिवार्ड पावर कहते हैं। लेजिटिमेट पावर से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको जो है एक स्टेटस मिली है। मिसाल के तौर पर आप जो है मैनेजर है, या आप जो है एक नर्स इंचार्ज है, ठीक है। या जो क्या कहते हैं, एक हमारे साथ नर्स इंचार्ज होती है, एक हमारे साथ टीएमओ होता है, या नाम नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास जो है पावर होता है। तो ये पावर जो है उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिली हुई होती है, और इसी पावर के बेस पर वो अपने अंडर काम करने वाले लोगों से क्या करते हैं, उनसे काम लेते हैं। तो इसको लेजिटिमेट पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन हमारे साथ जो है फ्रेंच एंड रिवन पावर टेक्सोनॉमी में आते हैं। लेकिन जो कैरिस्मेटिक पावर है, कैरिस्मेटिक पावर किसे कहते हैं? कैरिस्मेटिक पावर ये हमारे साथ जो लोगों की जो अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी जो खसूसियात होती है, या जो खूबसूरती होती है, जिसकी वजह से लोग उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए होते हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कैरिस्मेटिक पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो फ्रेंच एंड रिवॉन पावर टेक्सोनॉमी है उसमें नहीं आती, बाकी तीनों जो है ये हमारे साथ आते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQ 13, अकॉर्डिंग टू स्वॉट एनालिसिस फ्रेमवर्क। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट किसे कहते हैं? स्वॉट जो है ये हमारे साथ एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है। एस जो है, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेशनल, टी स्टैंड फॉर थ्रेट, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक मॉडल है, ठीक है, जिसके ज़रिए जो है ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं तो उसको क्या किए जाते हैं, उसको असेस किए जाते हैं। So according to the SWOT analysis framework, which of the following represent an internal weakness of an organization? कहते हैं कि जो SWOT एनालिसिस फ्रेमवर्क है या जो SWOT एनालिसिस टूल है, इसके मुताबिक हमारे साथ कौन सी इंटरनल वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल वीकनेस है उसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो हमारे साथ इनएफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वो क्या है, वो इनएफिशिएंट है, ठीक है, वो नाकाफ़ी है। उससे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट है वो पूरे नहीं हो रहे, या सही तरीके से वो काम नहीं कर रही। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इनएफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये क्या करती है, ये हमारे इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। MCQs number 14. Which of the following is not one of the four basic component of system approach to management? ठीक है, मंजिल में से कौन सा जो है वो हमारे साथ सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट के जो फोर बेसिक कंपोनेंट है उसमें नहीं आता? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी, विच इज़ कंपटीशन। कंपटीशन जो है ये हमारे साथ नहीं आता। MCQ 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड कैरियर? जॉब एंड कैरियर के दरमियान क्या डिफरेंस है? जॉब जो है ये हमारे साथ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता है, जबकि कैरियर जो है ये लॉन्ग टर्म पर मुश्तमिल होता है। कैरियर जो है ये आपकी पूरी जो लाइफ है उसको क्या करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा, ठीक है। फिर हमारे साथ MCQ 16 है, जिसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस टीम? मंजिल झेल में से कौन सी जो है ये हमारे साथ हाई परफॉर्मेंस टीम की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। सो फोकस ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट ओवर टीम सक्सेस, मतलब टीम सक्सेस के बजाय जो है इंडिविजुअल जो अचीवमेंट होती है, मतलब एक बंदा जो है वो अकेले जो अचीव करता है, तो इस पर फोकस देना जो है ये हमारे साथ हाई परफॉर्मेंस टीम के जो खसूसियात है उसमें नहीं आते। हाई परफॉर्मेंस टीम के जो खसूसियात है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो क्या होंगे, उनकी एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी।
इसके साथ साथ वो मिलजुल कर काम करेंगे। इसके अलावा उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और रोल है वो उनको क्लियर होंगे, ठीक है, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो विजन है और जो पर्पस है वो भी उनको पता होगी। तो ये हमारे साथ हाई परफॉर्मेंस टीम की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें आती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन सी है ये नहीं आता इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 17, which of the following is a drawback of functional organizational structure? जो functional organizational structure या मॉडल है इसकी वीकनेस क्या है, ठीक है। इसकी वीकनेस ये है कि डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ अक्रॉस फंक्शन, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे साथ जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसकी जो वीकनेस है वो ये है कि कुछ ऐसे काम होते हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, एक क्रॉस फंक्शन वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल को फॉलो करते हुए अगर कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसमें पैदा होती है। तो ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्या है, वीकनेस में आती है, ठीक है। ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 18। एमसीक्यूज नंबर 18 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द स्मार्ट गोल सेटिंग फ्रेमवर्क। अंदर जेल में से कौन सा जो है वो हमारे साथ स्मार्ट गोल सेटिंग फ्रेमवर्क के कंपोनेंट में नहीं आता, ठीक है। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी हमारे साथ टाइम फ्रेम आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ नहीं आता स्मार्ट गोल सेटिंग में, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये हमारे साथ नहीं आता। MCQs 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग। जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है इसकी खसूसियात ये है कि इसमें मौजूद जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट आएगी और इनकी लर्निंग में मुसलसल जो है क्या होगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 20। MCQs 20 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ हाउस्टीड कल्चरल डायमेंशन फ्रेमवर्क। मंजूर में से कौन सा जो है वो हमारे साथ हाउस्टीड कल्चरल डायमेंशन फ्रेमवर्क का कंपोनेंट नहीं है। तो हेरार्कियल वर्सेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये हमारे साथ हाउस्टीड कल्चरल डायमेंशनल फ्रेमवर्क में नहीं आता। बाकी पावर डिस्टेंस, इसी तरह से हमारे साथ इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविज्म, मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी ये सारे आते हैं, ठीक है। MCQ 21, which organizational theory emphasizes the importance of clear and precise job description and a hierarchy structure। कहता है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है जो कि इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करती थी कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी लोग हैं उनको जो है अपने जो जॉब है उसके बारे में पता होना चाहिए, उससे जो है बाखबर उनको होना चाहिए और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको बाखबर होना चाहिए। तो वो हमारे साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये हमारे साथ एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें ये बात की जाती थी कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो हर एक एम्प्लॉय को उनके जो गोल्स हैं, उनके जो रोल्स हैं, मतलब उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो उनको बता दी जाए ताकि उनको हर चीज़ के बारे में उनको खबर हो। तो इससे जो है उनको फिर अपना जो मकसद है वो क्लियर होगा और वो फिर उसके मुताबिक क्या करेंगे, अपने रोल को सर अंजाम देंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो इफ़ेक्टिवनेस है वो क्या होगी, वो इम्प्रूव होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलेगा। नंबर 22, according to contingency theory of management, which of the following is true। कहते हैं कि जो थ्योरी ऑफ कंटेंजेंसी या कंटेंजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पेश की गई थी तो उसके मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो कंटेंजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के मुताबिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी टेलर्ड टू द स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब यह है कि ख़ास सिचुएशन के मुताबिक जो है हम क्या करें,
हम अपनी प्लानिंग जो है उसको ऑर्गेनाइज करें और अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनसे काम ले, ठीक है। मतलब जैसी सिचुएशन हो उसी सिचुएशन के मुताबिक हम उनको कहें, तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी और प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होगा, ठीक है। MCQ 23 में कहते हैं कि which organizational theory emphasize the importance of employees motivation and satisfaction। कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी थी जो कि इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करती थी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो इसके लिए आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना होगा और उनको सेटिस्फाई भी करना होगा। तो वो हमारे साथ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो थी, ये हमारे साथ ऐसी थ्योरी थी जो कि इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करती थी, ठीक है। MCQ 24 according to resource dependency theory organization must manage their dependencies on which of the following। MCQ नंबर 25 में कहते हैं कि which organizational theory emphasize the importance of communication and collaboration amongst employees। वही बात है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी थी जो कि इस बात पर जोर दिया करती थी कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद एम्प्लॉयज़ जो है उनकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हमारे साथ ऑप्शन बी आता है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो थी वो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करती थी, एम्फसाइज किया करती थी, ठीक है। MCQ 26 which organizational theory emphasized the importance of a strong organizational culture and shared values। कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी थी जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और जो शेयर वैल्यूज है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करती थी, ठीक है। तो वो हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थ्योरी है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको ऐसे MCQs आएंगे जिसकी आंसर जो है वो आपको स्टेटमेंट में ही मिलेंगे,